तुमको तो हम कोर्ट में देखते हैं। अरे ये तो बताते जाओ, कौन से कोर्ट में देखोगे? अब कोर्ट भी तो एक लिमिटेड एडिशन ही है। हर कोर्ट में हर केस हर जज तो नहीं सुन सकता है। ये तो गया। अब आप इधर आइए। लेट अस जज दिस वर्ड ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन लॉ का गूगल मैप्स है। ये हमको ये बताता है कि कोर्ट को कौन से केस का रूट कहाँ से मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ज्यूरिसडिक्शन को डिफाइन किया था इन द केस ऑफ उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। It defined it as the power of the court to hear and determine the case and to finally apply its judicial power upon the facts of the case. तो अब हम देखते हैं कि इंडियन लीगल सिस्टम में कौन कौन से टाइप के ज्यूरिसडिक्शंस होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है। एज द नेम सजेस्ट, सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन वो होता है जो सब्जेक्ट वाइज कोर्ट का डिवीजन करता है। जैसे कि सिविल कोर्ट सिविल नेचर के केसेस देखेगा, फैमिली कोर्ट में फैमिली मैटर्स जाएंगे, रेवेन्यू डिस्प्यूट्स जाएंगे रेवेन्यू कोर्ट्स में, एंड लाइकवाइज। सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी हमको ये बताता है कि सिविल नेचर के जितने भी केसेस हैं वो सिविल कोर्ट में सीपीसी के थ्रू गवर्न होंगे, एक्सेप्ट जहाँ पे लॉ ने एक्सेप्शनली उसको एक्सक्लूड किया। हर कोर्ट का अपना एक सब्जेक्ट मैटर फिक्स्ड होता है, ठीक उसी तरीके से जैसे स्कूल में हर टीचर का अपना एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है। अब देखिए, अगर आप सिविल मैटर लेके क्रिमिनल कोर्ट में जाएंगे तो जज साहब तो आपको यही बोलेंगे ना कि अरे भैया ये मैटर तो हमारा है ही नहीं। नेक्स्ट है हमारा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। सिंपल लैंग्वेज में टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन इज द जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ एनी कोर्ट। लॉ कहता है कि हर कोर्ट के पास अपनी एक टेरिटरी है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ जहाँ पे भी डिफेंडेंट रहता है या जहाँ पे भी कॉज ऑफ एक्शन हमारा अराइज हुआ है वहीं पर टेरिटोरियल लिमिट्स अप्लाई होंगी कोर्ट्स की। एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट आपने दिल्ली में बनाया, उसका ब्रीच हुआ मुंबई में, तो मुंबई और दिल्ली दोनों के कोर्ट्स के पास में इसका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होगा टू ट्राई दिस मैटर। बट अगर आप चेन्नई के कोर्ट में जाके बोलेंगे कि जज साहब हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस ले लीजिए, तो जज साहब बोलेंगे अरे भैया ये हमारे लिमिट के बाहर है। सेक्शन 20 ऑफ सीपीसी हमको ये बताता है कि टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन हमारा कहाँ तक अप्लाई होगा, जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है, या सेकंड जहाँ पे हमारा कॉज ऑफ एक्शन या जो एलिज्ड इंसिडेंट्स है वो हुआ हो। तो अब हम बात करते हैं पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन हमारा मनी वैल्यू पे डिपेंडेंट होता है कि हमने सूट में कितना वैल्यू क्लेम किया है, उसके बेसिस पे कोर्ट डिसाइड होता है। सेक्शन 6 ऑफ सीपीसी बात करता है कि कोई भी कोर्ट पेक्यूनरी लिमिट से बाहर जाके अपना ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल कि अगर 5 लाख तक का सूट है तो सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास जाएंगे, अगर 50 लाख तक का क्लेम है तो डिस्ट्रिक्ट जज या फिर हाई कोर्ट के पास जाएंगे, और अगर 2 करोड़ या उससे ज़्यादा का क्लेम है तो सीधा आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेक्यूनरी लिमिट में हम ये बोल सकते हैं कि बड़ा पैसा बड़ी कोर्ट। तो अब हम बात करते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? जो कोर्ट के पास में ओरिजिनली मैटर ट्राई करने की पावर होती है। इसका मतलब क्या कि वो जो मैटर है वो ओरिजिनली कोर्ट के पास गया है विदाउट एनी अपील या ट्रांसफर। तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 131 ये पावर देता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कोई भी गवर्नमेंट का या कोई भी स्टेट के बीच का डिस्प्यूट है उसको ट्राई कर सकता है, या फिर कोई 2 स्टेट्स के बीच के अगर डिस्प्यूट्स हैं उसको भी सुप्रीम कोर्ट ट्राई कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी स्टेट या सेंटर की लड़ाई होती है तो रेफरी कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के पास भी हमारी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की पावर है। आर्टिकल 226 रिट ज्यूरिसडिक्शन की पावर देता है। मतलब अगर कोई बंदे के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं तो वो हाई कोर्ट के पास में जा सकता है। रिट ज्यूरिसडिक्शन भी हमारा एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का ही पार्ट है। तो शॉर्ट में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब केस यहीं से स्टार्ट होता है बॉस। तो नेक्स्ट है एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। तो अब सुनो, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन में हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के डिसीजंस को रिव्यू करता है। मतलब कि केस यहाँ पर ओरिजिनली नहीं आता है बट यहाँ पर आता है अपील के जरिए। ठीक वैसे ही जैसे स्कूल में अगर टीचर ने आपको मार्क्स कम दिए और आप चले गए सीधा प्रिंसिपल के पास आपके मार्क्स बढ़वाने के लिए, ये वही है सेम फंडा बट इन अ लीगल वे।
तो आर्टिकल 132 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, 133 में सिविल मैटर्स के लिए और 134 में है क्रिमिनल मैटर्स के लिए। और इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा आर्टिकल 136, जो कि ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो लोअर कोर्ट्स में कोई से भी मैटर को स्पेशल लीव दे सकते हैं। तो इसका मतलब अगर कोई भी रास्ता नहीं मिलता है तो दिस इज द इमरजेंसी एग्जिट। सिमिलरली हाई कोर्ट के पास में भी लोअर कोर्ट्स की अपील लेने का अपीलेट जुरिस्डिक्शन प्रोवाइडेड है लॉ में। तो जब लाइफ और लॉ में कुछ अनफेयर लगे तो याद रखना अपील करो। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन। इससे हमको ये तो पता लग ही गया है कि लॉ के लिमिट्स और बाउंड्रीज तो सेट हैं। तो अब आप मुझे कमेंट्स में ये बताइए कि ये जुरिस्डिक्शन ग्रांट कौन करता है, और अगर जुरिस्डिक्शन रॉन्ग यूज करके प्रोसीडिंग कंटिन्यू हो गई है तो उन प्रोसीडिंग्स का क्या इफेक्ट होता है। तो अब हमें नेक्स्ट लीगल वर्ड क्या लेना चाहिए, बिकॉज हियर वी डोंट जस्ट स्टडी लॉ, वी जज इट।